देखिए बिल्कुल रईसी के मौत के बाद इस वक्त ईरान में जिस तरह का भूचाल मचा हुआ है, जिस तरह से वहाँ उनके लाखों चाहने वाले जो हैं सड़कों पर उतरकर विलाप कर रहे हैं। और इस वक्त ईरान हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है। एक लिहाज से हम देखें तो सामरिक दृष्टिकोण से भी, दूसरे लिहाज से देखें तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी। और ऐसे में वहाँ प्रेसिडेंट के तौर पर इब्राहिम रईसी का जो कार्यकाल रहा है वो दरअसल दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जिस तरह से ईरान की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया गया, दूसरी तरफ से अगर सामरिक मोर्चे पर देखें तो ईरान परोक्ष रूप से युद्ध के मैदान में है पिछले अगर आप 7-8 महीने से देखें तो। क्योंकि जिस तरह से इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है और उसमें हम देखें तो हमास कुछ और नहीं बल्कि ईरान का ही प्रॉक्सी है। और ईरान के साथ अगर हम देखें तो अदर जो प्रॉक्सीज़ हैं वो भी इस वॉर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, चाहे आप सित्ते की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें या फिर इधर यमन में हुती की बात करें। और इस बीच अगर हम देखें कि इस हादसे का शिकार ईरान के राष्ट्रपति हो गए तो अपने आप में कई तरह के सवाल को जन्म दे रहा है कि क्या ये वाकई हादसा है या फिर कोई साजिश है, ये कोई हेलीकॉप्टर का टेक्निकल फेल्यूर है या फिर उसको टारगेट किया गया है। इन तमाम सवालों का अंतिम जवाब तो जांच की रिपोर्ट बताएगी, लेकिन इन सवालों से इनकार पंकज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मौसम की भी खबरें आ रही, जो मौसम वहाँ बेहद ख़राब था और जो इलाका था वो काफ़ी जंगली इलाका था और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कत बताया जा रहा है। जो तकरीबन 18 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वहाँ जो रेस्क्यू दस्ता है वहाँ पहुँच पाई और फिर उनका ये किया गया। तो क्या मौसम के लिहाज से आप कितना उस इलाके को आप बेहतर जानते हैं, बता सकते हैं आप? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि मौसम के सवाल तो हैं ही, क्योंकि रेस्क्यू में ही आप देखिए वहाँ पर रेस्क्यू टीम को पहुँचने में जितना वक्त लगा और जो हीट सेंसर है जिसको एक तरह से ऑपरेट ड्रोन से करने में टर्की की टीम जो कामयाब रही, जो बताई कि कहाँ पर हीट सोर्सेज हैं, उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचता है। जीपीएस लोकेशंस काफ़ी मिसिंग थे और वहाँ पर भारी बारिश, कोहरा, विजिबिलिटी काफ़ी कम था। तो रात भर चले ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करने में दिन के उजाले में सफलता मिली, फिर बॉडी को जो है अप्रोच किया गया। तो ये सब कुछ निश्चित तौर पर इशारा करता है कि वेदर कंडीशंस तो ख़राब थे ही और उस वेदर कंडीशंस में एक नहीं बल्कि 3 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी थी। लेकिन यही हेलीकॉप्टर क्यों हिट हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बाकी के 2 अन्य हेलीकॉप्टर भी दरअसल इसी कैटेगरी के थे। वो आसानी से उस इलाके से गुजरते हुए अपने सेफ लैंडिंग को कर पाए। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, जिसमें उसके विदेश मंत्री सवार थे, अन्य जो है वो कहीं ना कहीं काफिले में करीब करीब 8 से 9 लोग शामिल थे, वो सभी इस क्रैश में मारे गए। और पहले जानकारी ये मिली कि हार्ड लैंडिंग हुई, उसके बाद क्रैश हुआ। तो सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते हैं। मौसम का शिकार सिर्फ वही हेलीकॉप्टर होता है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति हैं। तो ये साजिश और जाहिर तौर पर कई तरह के शक और शुबा को जन्म तो देता ही है। पंकज, अजरबैजान से जो ईरान के संबंध थे बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन दोनों मुल्क इसको बेहतर करने में बेहतरी में जुटे हुए थे। बताया जाता है कि अजरबैजान अमेरिका का काफ़ी करीब है। तो आप और ईरान जो है सो वहाँ पे 3 डैम का निर्माण कर रहा था, जो कि तीसरा और आखिरी था बताया जा रहा है, जो उसके उद्घाटन के लिए गए थे और उद्घाटन से वो लौट रहे थे। तो इस एंगल से आप इसको कैसे बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो घटना हुई उसके ठीक पहले जो उड़ान भर रहे हैं वो देखा जा रहा है कि तबरेज़ के लिए भर रहे हैं, जो कि जो वज़ीरिस्तान का प्रांत है, अजरबैजान, ईस्ट अजरबैजान का जो प्रांत है खासतौर पर ईरान के साथ, उसकी राजधानी है तबरेज़। लेकिन उससे पहले हम देखें कि ये 3rd डैम का जो इनॉग्रेशन हो रहा है उसके ज़रिए कहीं ना कहीं ईरान अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे स्थितियों को सुधारने में जुटा हुआ है। क्योंकि हमें, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर छोटे देशों को देखें जो कि आसपास ईरान के दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान वर्सेस अमेरिका जो न्यूक्लियर एक तरह से हम देखें प्रोलिफरेशन को धत्ता देते हुए ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, उसके चलते अमेरिकी सैंक्शंस को झेल रहा है। और आप अमेरिका और ईरान के बीच के इतिहास को देखिए तो 1979 के बाद से लगातार दिखाई दे रहा है कि सैंक्शंस जो हैं उस पर जारी रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए कई तरीके से वहाँ पर निर्माण किए हैं। जिस अजरबैजान की आप बात कर रहे हैं उसकी राजधानी बाकू की तरफ देखें तो वहाँ पर भी अमेरिका का एयरबेस है और जाहिर अमेरिका वहाँ से ऑपरेशन करता है। तो इसमें कोई शक और संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल भी घटना के बाद हमने देखा कि बाकू से जो है कई तरह के विमान जो हैं वो उड़ान भर रहे थे अमेरिकी। और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो सकता है कि ईरान के राष्ट्रपति को टारगेट किया जाए। ये सवाल बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए तो इस वक्त अगर आप गल्फ ऑफ एडन की तरफ देखिए या फिर आप स्वेज कनाल की ओर देखिए या फिर रेड सी की तरफ देखिए, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ईरान के दूसरे प्रॉक्सी हुती ने जो है यमन से कुछ इस कदर से टारगेट किया है कि अमेरिकी शिपमेंट्स का जाना भी काफ़ी मुश्किल भरा हो गया है। तो इन परिस्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि ईरान जब अपने पड़ोसी मुल्कों से बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है और उसमें बड़ी भूमिका किसी और की नहीं बल्कि इब्राहिम रईसी की है। इसके उदाहरण कुछ और देने भी जरूरी है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ ही देख लीजिए, जो ईरान का एक और पड़ोसी है, उसके साथ ईरान की स्थिति जंग की रही है। जनवरी के महीने में देखिए दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकी संगठन
संगठन है वो ईरान की ज़मीन पर जाके हमला करता है। रिटेलिएशन में ईरान जो है वो अपने एयरफोर्स के ज़रिए और एयर स्ट्राइक के ज़रिए पाकिस्तान की ज़मीन पर दहलाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान भी रिटेलिएट करता है। लेकिन इतने ख़राब हालात के बाद भी आप देखिए कि यही इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की यात्रा करते हैं और संबंधों का सुधार करते हैं। तो अज़रबैजान के भी संदर्भ में समझना चाहिए कि अज़रबैजान में भले ही अमेरिकी इंटरेस्ट हो, अमेरिकी बेस हो, लेकिन उसके साथ भी ईरान अपने बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी उसी इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में जो इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉट्स हैं वो डॉट्स अभी क्लियर नहीं है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा जो इसका मुख्य कारण क्या था। लेकिन मैं इससे आपसे एक राय जानना चाहता हूँ, जो गाजा में जो चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए बड़ा असर पड़ेगा। आप देखिए कि सबसे पहले बयान अगर किसी प्रॉक्सी का आता है ईरान का इस मसले को लेकर तो हमास का ही आता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हिजबुल्ला और अन्य का बयान आता है, तो हमास की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमास का जो सप्लाई लाइन है, हमास को इस युद्ध में बनाए रखने के लिए अगर कोई पीछे खड़ा है तो ईरान है। लेकिन हम ये भी नहीं भूलना है कि अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान इब्राहिम रईसी तक सिमट के नहीं रह जाता, उसकी सीमाएँ वहीं तक नहीं बनती, क्योंकि ईरान को कोई और नहीं बल्कि उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी चलाते हैं। और जाहिर है कि ईरान का जो संविधान है उसके मुताबिक इस वक्त इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हम देख रहे हैं कि मोहम्मद मुखबेर जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो जगह ले रहे हैं उनके, और तकरीबन 50 दिन लगेगा जब ईरान अपना कोई नया राष्ट्राध्यक्ष चुनेगा। लेकिन इस बीच ईरान का जो गवर्नेंस है, ईरान का जो सिस्टम है, नहीं रुकने वाला। तो हमास की चिंताएं अपनी जगह है, लाजमी है, लेकिन जो ईरान का सपोर्ट हमास को है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। एक खबरें ये भी आ रही, जो ईरान में कई पाबंदियां थी या पाबंदियां अभी भी है, महिलाएं सड़कों पे, लड़कियां सड़कों पे उतरी हुई है, तो कई रिपोर्ट्स में देख रहा था जिनके मौत से वहाँ गृह युद्ध के जैसे भी हालात बन सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल, जो इस्लामिक लॉ है जिसको इन्फोर्स करने का काम किया गया था, उसको लेकर ईरान में काफ़ी विद्रोह भी था, क्योंकि ईरान हम जानते हैं कि एक मॉडर्न नेशन रहा है, लेकिन समय के साथ जो इस्लामिक पाबंदियाँ हैं उसको भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप रईसी की बात करते हैं तो इब्राहिम रईसी का अपना एक व्यक्तित्व न सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर दिखाई देता है, बल्कि एक इस्लाम के दृष्टिकोण से देखिए तो इस्लामिक क्लेरिक के तौर पर भी दिखाई देता है। 20 साल की उम्र में वो जिस तरह से अपने इस्लामिक परफॉर्मेंस को अदा करते दिखाई देते हैं, और उनका एक कनेक्शन जिस तरह से प्रॉफिट के फैमिली से होता है, जिसका दावा वो खुद करते हैं। तो अगर इस्लाम के लहजे से देखें तो उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले करोड़ों में हैं, न सिर्फ ईरान में बल्कि दुनिया के बाकी देशों में हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये ज़रूर है कि अगर रिफॉर्मिस्ट के तौर पर देखा जाए तो उसमें कई लेकुनास दिखाई देते हैं, कई लूप होल्स दिखाई देते हैं, जिसके चलते ईरान में काफ़ी अपव्यवस्थ रहा है। लेकिन अभी की स्थिति में आप देखिए तो मुझे नहीं लगता कि गृह युद्ध ऐसा होगा, क्योंकि अभी ईरान जो है दुख की घड़ी में है। ऐसी घड़ी में किसी तरह के गृह युद्ध की आशंका तब होती है जब सरकार की पकड़ सिस्टम पर ढीली पड़ जाए, जनता पर ढीली पड़ जाए, आर्मी का रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति अभी नहीं है, लिहाजा छिटपुट कुछ घटनाएं हो सकती हैं, पर गृह युद्ध शायद ही ना हो। लेकिन ये ईरान के लिए तो बहुत एक मेजर सेटबैक के रूप में तो ज़रूर है, क्योंकि ये ईरान के मतलब मॉडर्न जो अभी वर्ल्ड है, अभी के वर्ल्ड में एक क्लेवर पॉलिटिशियन में एक ईरान के राष्ट्रपति थे। बिल्कुल, अगर आप इब्राहिम रईसी की बात करते हैं तो देखिए हुसैन रूहानी के समय में जो ईरान की हालत थी वो पतली होती चली गई थी, लेकिन इब्राहिम रईसी के आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदलती है। और इब्राहिम रईसी संबंधों को साधने में किस तरह से एक कुशल नेतृत्व को अदा करते हैं, इसकी बानगी हम भारत के साथ देख सकते हैं कि आप ट्रंप के काल में देखिए, जब अमेरिका भारी सैंक्शन ट्रंप के नेतृत्व में ईरान के ऊपर लगाता है, उसके बाद भी अमेरिका के साथ गहरे संबंध होने के बाद भी भारत ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है और ट्रंप को बताता है कि देखिए हमारे संबंध अपनी जगह हैं। ये ट्रंप के शासन के दौरान भारत का स्टैंड था, जबकि भारत और अमेरिकी संबंध बेहतर हो रहे थे। कई तरह के संबंध जो है वो सामरिक दृष्टिकोण से भारत अमेरिका के बीच जो है वो ट्रीटी में कन्वर्ट हो रहे थे। और आज की तारीख में आप देखिए तो जिस तरह से अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद ईरान पर भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर जो है 10 साल का एग्रीमेंट किया है, वो भी इब्राहिम रईसी के ही कुशल नेतृत्व में हुआ, क्योंकि हमने देखा साउथ अफ्रीका में किस तरह से इब्राहिम रईसी और पीएम मोदी के बीच जो है एक बातचीत साइड लाइन में होती है, जिसके केंद्र में कुछ और नहीं बल्कि चाबहार पोर्ट ही होता है। और तब जबकि इस घटना के होने के बाद पीएम मोदी जब दुख जताते हैं तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत और ईरान के संबंध कितने गहरे हैं, और उसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम रईसी ही हैं। अब इसको इब्राहिम रईसी से जो भारत के संबंध है, मोदी के हमारे प्रधानमंत्री मोदी के भी बहुत अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल। और चाबहार पोर्ट की अगर हम बात करें तो चीन पाकिस्तान के विरोध के बाद उसको ये बनाया गया, और इसको लेके इंटरनेशनली ये दोनों ने इनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था, फिर भी वो पोर्ट बनता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक तरफ अमेरिकी सैंक्शन ईरान के ऊपर है,
दूसरी तरफ आप देखिए तो मिडिल ईस्ट में जो चीन का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, वो भी एक बड़ा इंटरेस्ट है। और तब जबकि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की यात्रा करके लौटते हैं, फिर भी भारत के साथ तो 10 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भारत को एक पोर्ट को यूज़ करने का हम देखें तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बल्कि इसका महत्व इस बात से कहीं ना कहीं बड़ा है कि इसी मिडिल ईस्ट में जब चीन अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है, उसका सबसे बड़ा दूसरी तरफ पोर्ट जो है ग्वादर, वो पाकिस्तान में बनकर तैयार है। खुद पाकिस्तान कराची पोर्ट के भरोसे मिडिल ईस्ट को कम्युनिकेट करने की स्थिति में है। तब चाबहार के साथ, भारत के साथ ईरान का ये कॉन्ट्रैक्ट होना अपने आप में भारत के लिए न सिर्फ मिडिल ईस्ट का रास्ता खोलता है, बल्कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, जिसके साथ पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ का भी रास्ता खोलता है। और अपने आप में देखिए तो जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, और उसके अलावा आप देखिए तो एक तरह से सेंट्रल एशिया में इवन सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट हम बात करते हैं, साउथ वेस्ट कॉरिडोर, वो सारा कुछ जो है वो दरअसल चाबहार को ही कनेक्ट करता है। तो अपने आप में इब्राहिम रईसी ने भारत के साथ सिर्फ 10 साल का चाबहार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि एक बड़ा रास्ता खोला। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी चीज़ है, बड़ी घटना है, जिसको हम लोग जो है वो देख सकते हैं। मनोज जी, भारत के लिहाज से ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, भारत के लिहाज से भी ये झटका है, क्योंकि इब्राहिम रईसी के कुशल नेतृत्व में भारत के साथ जिस तरह के संबंधों को दोनों देश आगे बढ़ा रहे थे, अब ये देखना होगा कि मोहम्मद मुखबिर जब सत्ता संभाल रहे हैं, और ये भी देखना होगा कि 50 दिनों के पीरियड के बाद कौन लीड करता है ईरान को, उसकी पॉलिसीज़ क्या रहती है। लेकिन कमोबेश हम देखें तो भारत के साथ ईरान के संबंध ज़्यादा बेपटरी नहीं हो सकते, ऐतिहासिक तो रहे ही हैं, ऑल वेदर फ्रेंडशिप रही है। उसके अलावा आप देखिए तो ईरान भारत के संबंधों को बेहतर महत्व देता है, भारत भी ऐसे ही ईरान को बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक और यूँ कहें कि इकोनॉमिक पार्टनर मानता है। अमेरिकी सैंक्शंस को धत्ता देते हुए भारत जो है एक तरह से ईरान के साथ संबंधों को साध रहा है, तो एक बड़ा मैसेज ईरान के लिए है। लिहाजा इब्राहिम रईसी का जाना दुखद तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत और ईरान के संबंधों पर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर होने वाले निर्णय में अगर देखें तो सबसे बड़ी भागीदारी और भूमिका कहीं ना कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की है। तो खुमैनी के नेतृत्व में जो आगे सरकार बनेगी वो भारत के साथ संबंधों को वैसे ही चलाएगी, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा तो वो दरअसल मिडिल ईस्ट में वहाँ दिखाई देगा जहाँ पर ईरान इस वक्त परोक्ष रूप से युद्ध के मैदान में है, यानी हम इजराइल की बात कर रहे हैं। अब इजराइल के साथ ईरान के संबंध क्या होंगे, क्या खुमैनी उसी तरह युद्ध के मैदान में बने रहेंगे हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ, या फिर उसमें कुछ चेंज आएगा, क्योंकि एक बड़े नेता को खोने के बाद फिर से पॉलिसीज़ को रीबिल्ड करना, उसको दोबारा पटरी पर लेकर आना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये देखने वाली बात होगी। क्या ये जो फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला चल रहा है, मसला चल रहा है, तो क्या इसमें फिलिस्तीन कमज़ोर होता आपको नज़र आ रहा है क्या? देखिए, हमास तो कमज़ोर स्थिति में, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमास की स्थिति इस वक्त अगर देखें हम तो रफ़ा की तरफ एक बड़ी लड़ाई चल रही है। रफ़ा की तरफ अगर आप देखें तो तकरीबन अब हमास का जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है यहीं पर है, उसके टनल नेटवर्क यहीं से आप देखिए तो इजिप्ट को जुड़ते हैं, और ये इलाका पूरी तरह से हम देखें तो इस वक्त इजरायली हमले का शिकार है, इजराइल इस पर कब्जा करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ आप देखिए तो वेथेनान से लेकर जो आपको गज़ा का जो बाकी इलाका दिखाई देता है, नॉर्थ का या फिर साउथ का, वो सब एक तरह से देखा जाए तो इजराइल के कब्जे में ही है, कॉमबेश पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो पूरी तरह से गजा इस वक्त बर्बाद है। हमास के साथ आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है, कब तक हमास टिक पाएगा देखना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि हमास अगर और ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है तो ये ईरान ही है जो हिजबुल्लाह को एक बार इजराइल के साथ जो है लेबनान बॉर्डर से क्रॉस करा सकता है, वहाँ पर युद्ध की स्थिति दोबारा शुरू कर सकता है। तो ये सब कुछ इस वक्त ईरान के ऊपर निर्भर करता है, और ईरान को तय करना है कि इस युद्ध को आगे बनाए रखना है या इसमें कुछ कमतरी की जाएगी आगे आने वाले दिनों में। ये फैसला अब कहीं ना कहीं ईरान के नए लीडर को लेना पड़ेगा, नए राष्ट्रपति को लेना पड़ेगा। इजराइल के दृष्टिकोण से क्या कितना इजराइल को इससे फ़ायदा हो सकता है, या फिर जो हमास और इनका जो युद्ध चल रहा है उसमें कितना इसका ये हो सकता है? देखिए, इजराइल के लिहाज से देखिए तो बेहद फ़ायदेमंद वक्त है, वो इसलिए क्योंकि ईरान इस वक्त अपनी समस्याओं में घिर चुका है। इमरान को अब अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करना है, जो केयर टेकर उसके प्रेसिडेंट हैं, उनको अभी करंट जो पॉलिसीज़ हैं उसको एक तरह से अंडरस्टैंड करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ये बड़ा मुफीद समय है इजराइल के लिहाज से देखें कि वो रफ़ा में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि इजराइल के इस लड़ाई को अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं दे रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने उसको 2000 और 500 पाउंडर बम की सप्लाई रोक दी, ये कहते हुए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रफ़ा में और ज़्यादा गहरा जाएगा, जहाँ तकरीबन 10 से 15 लाख जो है वो लोग शरणार्थी हैं, और वहाँ पर हमला जो है वो इजराइल कर रहा है। लेकिन इजराइल के लिए देखा जाए तो उसके लिहाज से तो बड़ा मुफीद समय है कि ईरान अपने परेशानियों में फंसा हुआ है, और तब रफ़ा में और बड़े ऑपरेशन कर सकता है, और हमास को मदद मिलने में थोड़ी समस्याएँ आ सकती हैं। रईसी के व्यक्तित्व की बात करें तो
अमेरिका के प्रेशर, इजराइल के प्रेशर, दुनिया के कई और देश हैं जिसका उनके ऊपर प्रेशर था, फिर भी उन्होंने आर्थिक संकट से बिना झुके हुए और अपने नीतियों पे, ईरान की जो नीतियां थी उस पर चलते हुए उन्होंने ईरान को मजबूत किया। तो कैसा उनका व्यक्तित्व था? देखिए, उनके व्यक्तित्व को हम कई लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन जिस सवाल के साथ आप उनके व्यक्तित्व को जोड़ रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है कि जबकि अमेरिकी सैंक्शन ईरान पर प्रभावी तौर पर लागू है, ऐसे में ईरान सस्टेन कर रहा है तो कैसे कर रहा है। और इसमें इब्राहिम रईसी की नीतियां काफ़ी हद तक दिखाई देती हैं, क्योंकि इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में ईरान ने चीन के साथ अपने संबंधों को साधा और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसका एक तरह से देखा जाए तो चीन के साथ उसका जो यूटिलाइजेशन है वो लगातार होता रहा। और हमने देखा कि किस तरह से दरअसल इब्राहिम रईसी ने चीन के साथ संबंधों को साधते हुए ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो चीन के साथ जारी रखा, जिसके चलते आप देखिए तो चीन की इकोनॉमी को भी बल मिला और उसके बदले ईरान को चीन फंड करता रहा। लगभग आप चीन का देखिए तो 50% ऑयल और गैस रिसोर्स जो है वो ईरान से आज की तारीख में सप्लाई हो रहा है। तो ये अपने आप में देखें तो इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में चीन और ईरान के बीच के बेहतर संबंधों का पर्याय है, जिसके चलते ईरान की इकोनॉमी बूस्टअप होती रही। दूसरा अगर महत्वपूर्ण पहलू आप देखिए तो सामरिक संबंधों के लिहाज से भी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसका ट्रांसफ़र ईरान और चीन के बीच होता रहा। हम जानते हैं कि ईरान की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट मॉडर्न आज की तारीख में जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं, जो शाहिद ड्रोन्स हैं, उसको बनाने की ताकत ईरान रखता है। उसके ड्रोन की ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ईरान अपनी ज़मीन से ड्रोन को लॉन्च करता है और हज़ारों किलोमीटर दूर की ज़मीन इजराइल पर उसके ड्रोन जो है टारगेट करते हैं। और इसकी ताकत हमने देखी, ईरान का मिसाइल पावर, ईरान का ड्रोन पावर, हमने देखा किस तरह से उसने इजराइल के ऊपर आजमाया। ये और बात है कि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है और इजराइल का जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उसने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। बावजूद इसके आप ईरान की ताकत को कमतर नहीं देख सकते। और ईरान की पॉलिसी जो है, ईरान के जो आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर नेतृत्व है वो इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में अपने आप में एक नई ऊंचाई छू रहा था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इब्राहिम रईसी को ओपेक कंट्री, जो इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी एक बड़े नेता के तौर पे देखा जाता है और रणनीति बनाने वाला उनको देखा जाता है। देखिए, बिल्कुल ईरान ओपेक में एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ओपेक में ईरान के भूमिका के तौर पर ही हम देख सकते हैं कि दुनिया में तेल के दाम के गिरने और उठने का जो एक तरह से निर्धारण है वो किया जाता है, उसमें सऊदी की भूमिका भी अहम रही है। लेकिन हम जानते हैं कि सऊदी अमेरिका के साथ एक बड़ा पार्टनर रहा, जिसके चाल सऊदी और ईरान के संबंध खराब रहे। लेकिन इब्राहिम रईसी के ही कुशल नेतृत्व का ये परिणाम था कि ईरान ने सऊदी के साथ भी संबंध बेहतर किए। उसको लेकर दोनों देशों के बीच जो टकराव है उसको समाप्त करते हुए दोनों देशों ने एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस किया। इस बाबत ट्रीटी साइन हुई और ये भी इब्राहिम रईसी के ही खाते में आता है कि उन्होंने ईरान के संबंध सऊदी के साथ भी मजबूत किए।